विधानसभा चुनाव की तैयारी की अगर बात की जाए तो कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव में समय विधान परिषद में एक बार आप कहते हैं कि धमकी का जवाब जो है धमकी से दिया जाएगा, जिसमें गोसाईगंज विधायक अभय सिंह आपके ठीक पीछे बैठे होते हैं। आपकी बात पे आपका समर्थन करते हैं रघुराज प्रताप सिंह कुंडा राजा भैया जी। क्या मामला था, कैसे क्या था? कुछ नहीं था। एक अति पिछड़ी जात की महिला जो विधायक हैं, जिनके पति की हत्या हो चुकी थी, जिंदा हो तो जिंदा नजर विधायक आना जी चाहिए। धमकी और दबंगई बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं, क्यों बर्दाश्त करेंगे? समाजवादी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण क्या बताएंगे विधायक? समाजवादी पार्टी के 7 विधायक एक साथ क्रॉस वोटिंग करते हैं। सातों विधायक में क्या बातचीत होती है कि एक साथ छोड़ के समाजवादी देखिए, पार्टी? सबके अपने अपने राजनीति करने के वो हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति रही होगी। पूजा पाल ने जब छोड़ा तो पूजा पाल की स्थिति ये थी कि पूजा पाल के हत्यारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और अपने सिंबल पे विधायक बनाया। 2017 में और 2022 में समाजवादी पार्टी क्या कमी करती है कि सरकार नहीं बनती है? क्योंकि उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, जब जब तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, किसी को गाली देके आप नेता नहीं हो सकते हैं। किसी को मंच पे गाली देके आप ताली तो बटोर सकते हैं उस समय। पहली बार लेकिन विधानसभा का टिकट आपको मिलता है तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे उस टिकट को लेकर? देखिए, जब कोई किसी के लिए करे तो उसको कहना चाहिए। उस समय 2010 में और 2011 के शुरुआत में यहाँ जिला पंचायत के राजा भैया ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया। उन्होंने नेताजी से बात किया, उन्होंने शिवपाल जी से बात किया, उन्होंने अखिलेश जी से बात किया और वो टिकट दिलाने में मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया और समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल और दिया। फिर एक लोग कुछ कहानी बताने लगे 0036 को लेकर। 0036 गाड़ी का नंबर क्यों रखा गया, किस वजह से रखा गया? 3 6 3 9 जोड़ के होता है और 9 को जितना बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार, जब उसके अंकों को जोड़ेंगे, 1000 बार आप 9 को 9 से गुणा करिए और जितना बार आप गुणा करेंगे और जब संख्या को जोड़ेंगे तो अंत में 9 ही आएगा। तो मुझे भी लगा, पीड़ा मन में जरूर हुई थी कि 11 दिन लगातार मैं अनशन पे रहा और उस समय के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक भी फोन नहीं आया कि कैसे हो, क्या हो, क्यों, क्या परेशानी है, उनका फोन नहीं आया था। तो मन को पीड़ा विधायक जी हुई। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें थाने के अंदर बीजेपी नेता को थप्पड़ बरसाते हुए आप नजर आए थे। वो एक मुस्करा रहे हैं अभी भी वो आप। वो एक दुर्घटना थी। हाँ, और देखो, राजनीति में कैसा क्या हो गया था वो? राजनीति में हम आए हैं, हम्म। राजनीति हम कर राजा रहे भैया हैं। से अभी कैसे संबंध है? हमेशा अच्छे रहे। वो अभिभावक हैं, बड़े हैं हमारे। उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रहा है। कुंडी लगाना या कुंडा में कुंडी लगाना, आज जाके गौरीगंज में कोई कुंडी लगाए, ये बात, ये अधिकार केवल जनता का है। गोसाईगंज विधानसभा के विधायक अभय सिंह से कैसे रिश्ते हैं आपके? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। और ये सर्वविदित है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 2 4 हमारे सबसे अच्छे मित्र होंगे उसमें से अभय सिंह बाहुबली जी। विधायक अभय सिंह कहे जाते हैं, बाहुबली विधायक राकेश प्रताप सिंह। नहीं, मैं बाहुबली बिल्कुल नहीं हूँ। और ये मीडिया का शब्द हो सकता है। मीडिया को बदनाम कर रहे हैं आप, नहीं, मैं सब लोग मीडिया देख को रहे हैं, हम देख रहे हैं मैं जितने विधायक हैं। मैं मीडिया को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। ये बाहुबली का मैं मतलब नहीं समझ पाता हूँ। बाहुबली अमेठी किसको जिला कहते हैं? अस्पताल से एक बार फोन आता है हमारे पास में, कहा जाता है कि डॉक्टर जो है सुनते नहीं, कई बार कहा जाता है बुलाते हैं तो सुनते नहीं, मरीज परेशान रहता है। इसकी समस्या जो बनी हुई है अस्पतालों की सरकारी की, उसको लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइन। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के गौरीगंज विधानसभा में मौजूद है। हमारे साथ में गौरीगंज के चर्चित विधायक राकेश प्रताप सिंह है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद दिग्विजय जी। राकेश प्रताप सिंह, आपकी बात की जाए, विधायक जी आपकी बात की जाए तो लगातार आप गौरीगंज पर अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी से जाने के बाद तमाम चर्चा ये भी चलती रही कि क्या बीजेपी में वो कंटिन्यू रहेंगे विधायक, ऐसी चर्चा भी चल रही है। देखिए, ये तो समय तय करेगा। समाजवादी पार्टी में लगभग 21 साल 22 साल काम किया गया। समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 3 3 बार अपना सिंबल दिया और विधायक बनाया।
सिंबल उन्होंने दिया, विधायक गौरीगंज की पूजनीय जनता ने बनाया। तो आगे सेवा भाव वही रहेगा, सेवा का तरीका वही रहेगा, काम करने का तरीका वही रहेगा। हाँ, सिंबल जरूर बदलेगा। सिंबल बदल गया। अच्छा, विधान परिषद में एक बार आप कहते हैं कि धमकी का जवाब जो है धमकी से दिया जाएगा, जिसमें गोसाईगंज विधायक अभय सिंह आपके ठीक पीछे बैठे होते हैं। आपकी बात पे आपका समर्थन करते हैं रघुराज प्रताप सिंह कुंडा, राजा भैया जी। क्या मामला था, कैसे क्या था? कुछ नहीं था। एक अति पिछड़ी जात की महिला जो विधायक हैं, जिनके पति की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद उनके क्षेत्र ने उनको विधायक के रूप में, विधायक थे उनके पति और अब उनकी पत्नी को विधायक बनाया, जिनका नाम है पूजा पाल। पूजा पाल जी बोल रही थी, अपनी बातों को रख रही थी, तो कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। और जब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया तो मेरी भी बात को उन्होंने कुछ दबंग अंदाज में, या कहें कि सदन की जो मर्यादा होती है उसको ना मानते हुए अमर्यादित ढंग से मुझे टोकने का काम किया। तो मैंने उनको जवाब दिया, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। किसी महिला को, किसी अति पिछड़े को, किसी दलित को बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, और उसको रोका गया तो मैंने उसका प्रतिशोध किया। विधायक जी धमकी और दबंगई बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं, क्यों बर्दाश्त करेंगे? राजनीति हम लोग कर रहे हैं तो राजनीति में जन सेवा भाव से कर रहे हैं, जनता की सेवा प्राथमिकता है। लेकिन अगर कोई उसमें अराजकता करेगा तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा, और उसको जवाब दिया भी जाएगा। समाजवादी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण क्या बताएंगे विधायक जी? धर्म। समाजवादी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण पूर्व में रामचरितमानस को फड़वाया जाना, जलवाया जाना, चौपाइयों पे टिप्पणी करना, राम मंदिर का दर्शन से वंचित रखना, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब राजनीति करना उनके साथ संभव नहीं हो पा रहा है, जो भावनाओं को आहित करते हों, जो धार्मिक आस्थाओं के साथ मजाक करती हों, उनके साथ राजनीति करना संभव नहीं हो पा रहा था। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक एक साथ क्रॉस वोटिंग करते हैं। सातों विधायक में क्या बातचीत होती है कि एक साथ छोड़ के समाजवादी देखिए, पार्टी? सबके अपने अपने राजनीति करने के वो हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति हो रही होगी। पूजा पाल ने जब छोड़ा तो पूजा पाल की स्थिति ये थी कि पूजा पाल के हत्यारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और अपने सिंबल पे विधायक बनाया। फिर पूजा पाल को भी उसी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन जब वो अपनी बात रखती थी, अपने पति को न्याय दिलाने की बात करती थी, तो शायद उनका साथ नहीं दिया जाता था पार्टी नेतृत्व के द्वारा। तो उनकी अपनी ये पीड़ा रही होगी। मुझे नहीं पता कि 7 नहीं 8 विधायक उसमें वोटिंग नहीं किए थे। 7 विधायकों ने संजय सेठ के पक्ष में वोट किया था, एक विधायक ने बहिष्कार किया था, जो महाराजी देवी प्रजापति हैं अमेठी की। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है, और सबसे बातचीत तो सदन में सबसे होती है, वो चाहे पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, वो किसी भी दल का विधायक है, विधायकों में बातचीत होती रहती है। और संसद की, सदन की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मर्यादा भी यही है कि दलीय भावनाओं से ऊपर उठते हुए उत्तर प्रदेश कैसे अच्छा बने, उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कैसे हो, उत्तर प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए सभी विधायक चिंतित रहते हैं। 2017 में और 2022 में समाजवादी पार्टी क्या कमी करती है कि सरकार नहीं बनती है? क्योंकि उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, जब जब तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, किसी को गाली देके आप नेता नहीं हो सकते हैं, किसी को मंच पे गाली देके आप ताली तो बटोर सकते हैं उस समय, लेकिन लंबे समय तक जो लोग ताली बजा रहे हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, इसका कोई मापदंड नहीं है, और ये कहीं से इसको मान्यता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन वो समय पारिवारिक कलह, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, और टिकटों में कहीं ना कहीं आपाधापी, या मैं ये कहूँ कि
जिस तरह से अपनी बात को समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में रखना चाहिए था, उस तरह से रख पाने में विफल रही समाजवादी पार्टी। काम हुआ था वो सरकार में, लेकिन सिर्फ काम से ही वोट नहीं मिलता है। काम के साथ साथ आपका व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, आपकी भाषा नियंत्रित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं कमी रही समाजवादी पार्टी में, तो उसी का कारण था कि हम सरकार ही नहीं बना पाए, हम 50 सीटों के नीचे चले गए। ये दुर्भाग्य था समाजवादी पार्टी का कि सब कुछ होते हुए, हाथ में होते हुए, हम अपने सामने की बर्फी थाली को दूसरे के सामने परोस दिए। जब पहली बार विधानसभा का टिकट आपको मिलता है तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे उस टिकट को लेकर? देखिए, जब कोई किसी के लिए करे तो उसको कहना चाहिए। उस समय 2010 में और 2011 के शुरुआत में यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में एक तरफा मेरी जीत हुई थी। हमको लगता है कि मंडल में मेरी पत्नी सबसे ज़्यादा वोट से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीती थी, और जिसको मैंने समर्थन दिया था वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से, परसेंटेज में, वोट पोल परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वोट से समाजवादी पार्टी के पैनल में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीता था। उसके बाद भी मुझे टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन और उस सीट पे करना पड़ा जहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। तो राजा भैया ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया। उन्होंने नेताजी से बात किया, उन्होंने शिवपाल जी से बात किया, उन्होंने अखिलेश जी से बात किया, और वो टिकट दिलाने में मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया, और समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया, और गौरीगंज की जनता ने अपना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद दिया, जो इन्होंने पहली बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिताया। तब से लेकर अब तक आप लगातार विधायक बने हुए हैं। क्या वजह है जनता आपको पसंद कर रही है? क्या वजह आपको लगता है? देखिए, मुझे जो लगता है कि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरे मुझ में जो जनता के लिए उपलब्धता और सुलभता है। आप यहाँ आए हैं, आप देख रहे होंगे, कोई किसी को लेके आए ना आए, गरीब अमीर सब बगल बैठेगा, सबकी बात सुनी जाएगी, उसके कार्यों का निष्पादन हो सके उसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। और वही कारण है कि जब 12 में पहली बार मैं चुनाव जीता तो मुझे मात्र 44,500 वोट मिला था, और मैं चुनाव जीता था मात्र 503 वोट से। लेकिन मैंने काम किया 5 साल तक। जब समाजवादी पार्टी के मात्र 45 विधायक जीते, तो उसी अंतर को इस गौरीगंज के विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं ने, पूजनीय जनता ने, और हमारे मेहनती कार्यकर्ताओं ने 78,000 वोट भी पहुंचाने का काम किया, और यहाँ से एक तरफा जीत दिलाने का काम किया। तो मैं उसका श्रेय यहाँ की जनता को दूंगा, अपने समर्थकों को दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को दूंगा, और यहाँ की जनता की ईमानदारी को दूंगा। जब हमारे चैनल द्वारा पब्लिक सर्वे किया जाता है आपकी विधानसभा गौरीगंज में, तो लोगों का ये भी कहना है कि राकेश प्रताप जी काफ़ी धार्मिक हैं, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखते हैं। और फिर एक लोग कुछ कहानी बताने लगे 0036 को लेकर। 0036 गाड़ी का नंबर क्यों रखा गया? किस वजह से रखा गया? अ, अमेठी जनपद, मैं पहले मेरी गाड़ियों का नंबर ऐसा कोई नहीं था कि कोई एक नंबर होता हो, लेकिन जब अमेठी जनपद का गठन हुआ तो इस जनपद को 36 अलाट हुआ। तो मैंने उस समय यहाँ एक उपचुनाव चल रहा था, तो मैंने एक क्वालिफ गाड़ी खरीदी, और 36 0036 मैंने लिया। तो कुछ लोगों ने कहा भैया बहुत अच्छा, बड़ा शुभ नंबर लिया। तो ये अभाज्य है, तो 3639 जोड़ के होता है, और 9 को जितना बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार, जब उसके अंकों को जोड़ेंगे, 1000 बार आप 9 को 9 से गुणा करिए, और जितना बार आप गुणा करेंगे और जब संख्या को जोड़ेंगे तो अंत में 9 ही आएगा। तो मुझे भी लगा कि अभाज्य संख्या को रखा जाए तो जीवन भी ऐसे चलेगा, और जीवन में कोई परेशानी कठिनाई नहीं आएगी, जीवन में कहीं कटुआ नहीं आएगी, जीवन कभी अभाज्य नहीं होगा। परेशानी अभी तक आई नहीं है। परेशानी तो जीवन है, पर देखो, जीवन में परेशानी नहीं आई तो जीवन किस काम का। जीवन में संघर्ष होना चाहिए, जीवन में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जीवन में संकट आने चाहिए। जीवन में जब सब कुछ आराम ही होगा तो आप आराम तलब हो जाएंगे। तो जीवन में परेशानी आती है, लेकिन गौरीगंज के पारिवारिक जनों के सहयोग से
उन परेशानियों से आगे बढ़ के अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। एक बार ऐसा समय आया था कि राकेश प्रताप जी को अनशन पे बैठना पड़ा था। योगी जी ने बात की थी आपसे उस समय, ऐसी भी चर्चा है। हाँ, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण सड़कों को लेके लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर 11 दिन तक अनशन किया, आमरण अनशन किया। जिस दिन अनशन पे बैठा उसके दूसरे दिन भी योगी जी का फ़ोन आया कि क्यों? तो मैंने बताया कि ये बात है और इस तरह से काम नहीं हो रहा है। और जब मेरी तबीयत खराब हुई, मेरा कीटोन 2 प्लस हो गया, क्रिएटिनिन 1.7 के ऊपर चला गया और मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टरों की टीम और पुलिस टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया, तो दूसरे दिन फिर योगी जी का फ़ोन आया। उन्होंने कुछ पलछेम पूछा और कहा कि राजनीति अपनी जगह पे है, जीवन अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीति अपनी जगह पे हो सकती है, लेकिन राजनीति के माध्यम से जो जनसेवा का काम है, उसके लिए जीवन की कुर्बानी के लिए ही तो हम आए हैं इसमें राजनीति में। तो जीवन जब तक है तब तक ईमानदारी से, निष्पक्षता से, निर्भीकता से जनता की सेवा की जाएगी। जीवन तो एक दिन जाना ही है, ये परमानेंट किसका है? तो मैंने योगी जी को कहा कि नहीं जीवन को कुछ नहीं होगा और ये गौरीगंज की जनता का प्यार और स्नेह है कि कुछ होने भी नहीं देगी ये। तो इसीलिए योगी जी का फोन आया था। हाँ, पीड़ा मन में जरूर हुई थी कि 11 दिन लगातार मैं अनशन पे रहा और उस समय के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक भी फोन नहीं आया कि कैसे हो, क्यों, क्या परेशानी है, उनका फोन नहीं आया था। तो मन को पीड़ा हुई थी। तब से विधायक जी का मन ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी की तरफ घूमा? नहीं, उसके बाद उनका फ़ोन आया, उसके बाद मैं आके यहाँ श्रमदान करके सड़कों का निर्माण किया और मेरी गिरफ्तारी हुई, मुकदमे लिखे गए। गौरीगंज नगर उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, यहाँ ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध कराए गए। उसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के खिलाफ लड़ाई लड़के और नगर पालिका में भी अपना कैंडिडेट लड़ाया गया। सामान्य सीट पे मैंने दलित प्रत्याशी को समर्थन किया और अखिलेश जी से टिकट दिलवाया और उसमें भी काफ़ी विवाद हुआ। तो अगर मन बीजेपी की तरफ चला गया होता तो ये सब झंझावात क्यों किया जाता? तो ऐसा कुछ नहीं था। बीजेपी की तरफ मन नहीं गया, राम की तरफ और राष्ट्र के प्रति मन तब गया जब एक प्रदेश के बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के सदस्य विधान परिषद द्वारा रामचरितमानस फड़वाया गया, जलवाया गया, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कैंसर, एड्स बताया गया, मलेरिया बताया गया। तब कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति और राम के प्रति मन ज़रूर गया उसकी तरफ और दूरियां बढ़ती गईं। और मैंने तो पार्टी में भी इस बात को उठाया था कि समाजवादी पार्टी में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी भावना सनातनी है, जो हिंदू धर्म में जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, काम समाजवादी पार्टी का करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है इस तरह के बयानों से, इस तरह के कृत्यों से। तो समाजवादी पार्टी ने उसका संज्ञान नहीं लिया, उनसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा, तो इसी तरह धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गईं। विधायक जी, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें थाने के अंदर बीजेपी नेता को थप्पड़ बरसाते हुए आप नजर आए थे। वो एक मुस्करा रहे हैं अभी भी? वो एक दुर्घटना थी। हाँ। और देखो, राजनीति में कैसा क्या हो गया था वो? राजनीति में हम आए हैं, राजनीति हम कर रहे हैं। राजनीति में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई को, आपके माँ को, आपके पिता को कोई गाली दे तो हमको लगता है आप भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो जिसने जन्म दिया है अगर उसी को कोई मुंह पे गाली दे तो मुझे लगता है कि थप्पड़ उठाना बहुत छोटी घटना थी। राजा भैया से अभी कैसे संबंध है? हमेशा अच्छे रहे, वो अभिभावक हैं, बड़े हैं हमारे। उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रहा है मन में। राजनीति कहीं भी रही हो, वो कहीं भी रहे हों, हम कहीं भी रहे हों, लेकिन कभी भी सम्मान का भाव कम नहीं हुआ है। हमारे खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी भी लड़ाया था अपना,
लेकिन फिर भी कभी कोई टिप्पणी उन्होंने मुझ पे नहीं की, मैंने उन पे नहीं की। जहाँ मिले वो बड़े के नाते मैंने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद देने में कोई कोताही भी नहीं की। आपके खिलाफ प्रचार भी किए थे। हाँ, प्रचार करना उन्होंने अपना हमारे खिलाफ उन्होंने नहीं प्रचार किया था। अपने कैंडिडेट के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया था और सभी दलों के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था। केवल अकेले राकेश प्रताप सिंह या समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने प्रचार नहीं किया था। उन्होंने बसपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ या और जो दल लड़ रहे थे सबके खिलाफ प्रचार किया था। तो अपनी पार्टी का काम करना, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के मुहिम में, अभियान में शामिल होना कोई गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। संबंध अभी वैसे ही है, मधुर है? बिल्कुल मधुर हैं, हमेशा मधुर रहे हैं, मधुर रहे हैं और मधुर रहेंगे। एक बार आप कहते हुए नज़र आए कि बड़े-बड़े लोग गए थे कुंडा में कुंडी लगाने के लिए और हाल वही तस के जैसा है। देखो, मैंने कहा ना कि राजनीति में मर्यादित भाषा और मर्यादित आचरण का प्रयोग हमेशा होना चाहिए राजनीतिज्ञों की तरफ से। मुझे इस बात से दुख हुआ कि जो व्यक्ति आपके कैबिनेट में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति आपकी 2003 की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई हो, जो व्यक्ति नेताजी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हो, उस व्यक्ति को प्रतापगढ़ जाके आप ये कहें कि कौन है ये? आप मैं नहीं जानता हूं इसको, तो ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा की गई टिप्पणी को कोई उचित नहीं मानेगा, तो मैं भी उचित नहीं मानता हूं। और कुंडी लगाना या कुंडा में कुंडी लगाना, आज जाके गौरीगंज में कोई कुंडी लगाए, ये अधिकार केवल जनता का है। जनता ही निर्णय ले सकती है कि कौन पद पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसको कोई नेता नहीं तय कर सकता है। तो मुझे लगा कि वो कहीं से वो शब्द उचित नहीं था और उसी का परिणाम ये था कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो एक तरफा फिर चुनाव जीते और दोनों सीट जीते, बाबागंज भी जीते और कुंडा भी जीते। ऐसे में अब ये भी चर्चा चल रही है कि उनके दोनों बेटे जो है राजनीति में आ रहे हैं। हो सकता है कि इस बार नहीं तो अगली बार किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब इसका जवाब राजा भैया स्वयं दे सकते हैं। वो किस बेटे को किस राजनीति में लाएंगे या नहीं लाएंगे, इसका निर्णय राजा भैया कर सकते हैं। मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो सुयोग्य जनसेवा योग्य हो उसको जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। जनता का के बीच में आना जाना, रिश्ते और रास्ते हमारे किस्से रिश्ते हैं और उनके घरों का रास्ता क्या है, ये अपने पद पे रहते हुए, अपने शरीर में ताकत रहते हुए अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को दिखा देना चाहिए। उदयवीर सिंह एक बार कहते हैं कि राकेश प्रताप सिंह अनपढ़ विधायक है। देखो, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं, वो उनका वो अपना मत हो सकता है। राजनीति में पढ़ाई का क्या महत्व है मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने की थी, उनको नहीं करना चाहिए। किन परिस्थितियों में उन्होंने की, क्यों की, इसका जवाब वो दे सकते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। मैं उनका पहले बहुत सम्मान करता था और इस तरह की हल्की टिप्पणी की उम्मीद मैं उनसे नहीं करता था, लेकिन उन्होंने किया तो अब इस पे उनको हो सकता है उनको पछतावा भी हो रहा हो कि मैंने गलत टिप्पणी किया। जहां रिश्ते होते हैं वहां दूरियां होती हैं। कभी अलगाव और भटकाव, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। उदयवीर जी बड़े झंझावातों को से जूझते हुए समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। बहुत उन पे टिप्पणियां की जाती हैं, बहुत उन पे कमेंट किए जाते हैं। उन कमेंटों से बचने के लिए हो सकता है ये टिप्पणी किए हों वो, लेकिन अब उनका ये अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब वो स्कूल में किताब लेके पढ़ने जाते रहे होंगे तो मैंने जनता के दुख दर्द को बांटने का काम शुरू कर दिया था। क्या राकेश प्रताप सिंह कभी उदयवीर सिंह के पीछे भी रहे हैं, चले हैं उनके साथ? देखिए, मैं उदयवीर सिंह के पीछे को मैं क्या कह सकता हूँ, उदयवीर के पीछे तो मैं नहीं चला हूँ।
इसलिए कि उदयवीर सिंह बहुत बाद में एमएलसी हुए, मैं उसके पहले विधायक हो गया था, उसके पहले ब्लॉक प्रमुख हो गया था, पत्नी जिला पंचायत सदस्य हो गई थी, ब्लॉक प्रमुख मैंने यहाँ निर्वाचित करा दिया था। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे उदयवीर के पीछे चलने की समाजवादी पार्टी में कोई ज़रूरत थी। लेकिन यह है कि मैं उनका सम्मान बहुत करता था। बड़े के नाते हमसे 1-2 साल वो उम्र में भी बड़े हैं। जहाँ मिलते थे मैं उनको प्रणाम करता था, पैर छूता था और ये मुझे संस्कार दिया है मेरे माँ-बाप ने कि जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करिए और जिस आदर योग्य है उसका आदर करिए। गोसाईगंज विधानसभा के विधायक अभय सिंह से कैसे रिश्ते हैं आपके? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। ये सर्वविदित है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 2-4 हमारे सबसे अच्छे मित्र होंगे उसमें से अभय सिंह भी जी हम हैं। बाहुबली विधायक अभय सिंह कहे जाते हैं, बाहुबली विधायक राकेश प्रताप सिंह। नहीं, मैं बाहुबली बिल्कुल नहीं हूँ और ये मीडिया का शब्द हो सकता है। मीडिया को बदनाम कर रहे हैं आप, नहीं, सब लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मैं जितने विधायक हैं। मैं मीडिया को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। ये बाहुबली का मैं मतलब नहीं समझ पाता हूँ। बाहुबली किसको कहते हैं? जिसके पीछे जनता चले वो जनसेवक हो सकता है, वो बाहुबली नहीं हो सकता है। बाहुबली के किसको कहते हैं और किन शब्दों में आप लोग कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि चौराहे पे निर्भीकता से खड़े होने वाला आदमी, चौराहे पे गुल्लैया मूंगफली टिकिया भूजा खाने वाला आदमी बाहुबली कैसे हो सकता है? गरीब के दुख दर्द में शामिल होने वाला व्यक्ति, जिसके यहाँ लोग जाने में परहेज करते हैं, जिसके यहाँ लोग खाने पीने में परहेज करते हैं, वहां भी राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह जाके सबके दुख दर्द को बांटते हैं और बिना ऊंच नीच के भेदभाव को मानते हुए उसके यहाँ पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। तो ये बाहुबली की संज्ञा इसको दी जानी चाहिए कि इसको एक जनसेवक, एक अच्छे व्यक्ति की संज्ञा दी जानी चाहिए? इसको आप लोग तय करिए। गौरीगंज विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? गौरीगंज के लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सेवा का मौका गौरीगंज के लोगों ने दिया है, यही विश्वास बना के रखें। गौरीगंज के लोगों के लिए मैं इस नवरात्र के महीने में माँ दुर्गा से ही प्रार्थना करूंगा कि किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना आए, कोई संकट ना आए। गौरीगंज वालों की यश कीर्ति बढ़े, जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, धन धान्य बढ़े, ऐसी माँ दुर्गा उन पे कृपा बना के रखें। हमारा और गौरीगंज वालों का जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है, जो अपनापन है, ये हमेशा बना रहे, यही गौरीगंज वालों से अपेक्षा करता हूँ। विधानसभा चुनाव की तैयारी की अगर बात की जाए तो कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव में समय कम बचा हुआ है। देखिए 24 आवर्स 24x7 जनता के बीच में रहता हूँ। केवल चुनाव के लिए नहीं, गौरीगंज की जनता के, गौरीगंज के अपने पारिवारिक शुभचिंतकों के, शुभेच्छुओं के किसी भी काम आ सकूं, दुख दर्द का भागीदार हो सकूं, उसके लिए हमेशा प्रयास रहता है और वो हमेशा रहेगा। चुनाव निकट हो या चुनाव जीतने का पहला दिन हो, चुनाव को ना मद्देनजर रखते हुए हमेशा उनके बीच में आता जाता रहता हूं। तो जो उनके बीच में बना रहता है, उसी के साथ गौरीगंज के लोग भी खड़े रहते हैं। इसके लिए गौरीगंज वालों को बहुत बधाई देता हूं कि अपने सेवक को, अपने मजदूर को पूरी ईमानदारी से मजदूरी देने का काम करते हैं। गौरीगंज के लोग बहुत ईमानदार हैं। जो उनके लिए मजदूरी करता है, उस मजदूरी को सूद ब्याज सहित उसको लौटाने का काम करते हैं। इसके लिए गौरीगंज वालों को बहुत बधाई। अमेठी जिला अस्पताल से एक बार फोन आता है हमारे पास में, कहा जाता है कि डॉक्टर जो है सुनते नहीं, कई बार कहा जाता है बुलाते हैं तो सुनते नहीं, मरीज परेशान रहता है। इसकी समस्या जो बनी हुई है अस्पतालों की, सरकारी की, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए इसको मैं नहीं जानता हूँ कि ये किस व्यक्ति का फोन आपके पास गया है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। आज मैं आपको बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा उत्तर प्रदेश की पूरे देश में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं गौरीगंज में बढ़ी हैं।
तो कहीं कोई किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, लेकिन जब भी संज्ञान में इस तरह की कोई बात आई है तो तुरंत सीएमओ सीएमएफ से बात करके उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया गया है। और उसके लिए मैं केवल अकेला ही नहीं, परिवार में मेरे भाई हैं, उमेश हैं, मुकेश भैया हैं, पिताजी हैं, मामा जी हैं, भतीजे हैं, बेटा है, सब लोग इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हर व्यक्ति की जरूरत पे हम लोग उसके साथ खड़े हो जाएं। कोई समस्या होती तो आपको फ़ोन कर सकते हैं लोग। हमेशा कोई भी फोन फीड हो ना फीड हो, अ, तुरंत उठाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा तो 100% फोन को कॉल बैक करता हूँ, वो चाहे उसका नाम फीड हो चाहे ना फीड हो, 100% कॉल बैक करता हूँ वो नंबर को। ठीक है, बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दिग्विजय जी, आप अयोध्या से गौरीगंज तक आए और गौरीगंज के विषय में जानकारी अर्जित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपका आभार।